नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर एक बड़ा खुलासा करूंगा। सियासत की दुनिया का एक बड़ा राज आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि शरद पवार के बीजेपी के साथ रिश्ते खराब क्यों हुए, क्या शरद पवार ने बीजेपी को धोखा दिया, कब दिया, कैसे दिया, क्यों दिया। आज शरद पवार ने पहली बार इशारों में माना कि वो बीजेपी से वादा करके मुकर गए। उन्होंने खुद ही संकेत दिया कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की पीठ में छुरा घोंपा था। आज पहली बार यह बात सामने आई कि अजीत पवार की बगावत, देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर अजीत पवार का सरकार बनाना, महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना, फिर इस्तीफा देना और फिर उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनना, सब कुछ स्क्रिप्टेड था। और इस पूरे खेल के स्क्रिप्ट शरद पवार ने लिखी थी। लेकिन शरद पवार की स्क्रिप्ट की पूरी हकीकत बहुत इंटरेस्टिंग है। आज शरद पवार ने जो बात 2 लाइनों में कही, उसके पीछे की कहानी हैरान करने वाली है। शरद पवार ने कहा, अगर देवेंद्र फडणवीस की सरकार न बनती तो राष्ट्रपति शासन कैसे हटता, राष्ट्रपति शासन न हटता तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री कैसे बनते। शरद पवार की स्टोरी यह है कि उन्होंने ही अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस के पास भेजा था, बगावत का नाटक करके देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनवाने को कहा था और 3 दिन बाद सरकार गिरवा दी। पवार ने यह बताने की कोशिश की कि उनके खेल से बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस बन गया, उनकी सरकार बन गई, उद्धव मुख्यमंत्री बन गए। शरद पवार ने आज ये मैसेज देने की कोशिश की कि कैसे उन्होंने सियासत के खेल में बीजेपी को मात दे दी और उद्धव को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठा दिया। लेकिन इस सियासी खेल की पूरी इनसाइड स्टोरी मेरे पास है। मेरे पास पूरी जानकारी है कि 24 अक्टूबर 2019 से लेकर 23 नवंबर 2019 के बीच क्या क्या हुआ। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आने के बाद देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने और गिरने तक की पूरी हकीकत क्या है, यह आज मैं आपको बताऊंगा। आज सबसे बड़ा सवाल यह कि शरद पवार अब तक खामोश क्यों रहे। यह बात पहले भी कही जा सकती थी। शरद पवार ने आज ही इसका खुलासा क्यों किया। क्या इस खुलासे के पीछे पवार साहब का कोई नया गेम प्लान है? क्या शरद पवार ने बीजेपी को धोखा दिया था या उद्धव ठाकरे को अंधेरे में रखा था? ये सारी बातें आज पहली बार सामने आई। तो सबसे पहले मैं आपको शरद पवार की बात सुनवा देता हूं। इसकी बैकग्राउंड यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने 2 दिन पहले पुणे में कहा था कि शरद पवार के कहने से ही अजीत पवार ने उनके साथ शपथ ली थी। शरद पवार को इसकी जानकारी थी, पवार साहब को सब कुछ पता था। आज जब इस पर शरद पवार से जवाब मांगा गया तो पवार साहब ने सवाल पूछने वाले से कुछ सवाल पूछ लिए और इन सवालों में शरद पवार का सियासी मैसेज था। इंटरव्ह्यू दिला आणि त्यात सांगितलं की अजित पवारांचा आग्रह होता पहाटेचा शपथ घेण्याचा। सरकार वर्गाचा एक प्रयत्न झाला, त्या प्रयत्नाचा फायदा एकच झाला की राष्ट्रपती आणखी उठण्याच्या नंतर काय आलं हे त्यांना शिकून पाहिजे असतं। हे तुम्हाला माहिती होतं की नव्हतं हा एक मुद्दा आणि अजित पवार बोलत का नाही बोलायची आवश्यकता काय? मी सरळ सांगितलं, जर असं काही घडलं नसतं तर राष्ट्रपती राजन सुटली असती का? राष्ट्रपती राजन सुटली नसती तर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले असते का? थोडं काहीतरी। शरद पवार से क्या पूछा गया और उन्होंने क्या कहा, यह मैं आपको साफ साफ बताता हूं। पूछा यह गया कि देवेंद्र फडणवीस से कहा है कि अजीत पवार ने जब उनके साथ मिलकर शपथ ली थी, इसकी जानकारी आपको थी? इस पर पवार ने सीधा जवाब नहीं दिया। पवार ने कहा, उस वक्त जो हुआ उसकी वजह से राष्ट्रपति शासन हट गया। अगर शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता तो राष्ट्रपति शासन नहीं हटता। इसके बाद फिर पूछा गया, क्या अजीत पवार ने उनसे पूछकर शपथ ली थी? तो पवार ने कहा, क्या सब कुछ बता देना जरूरी होता है? इतना समझ लीजिए,
अगर उस वक्त सरकार न बनी होती तो क्या राष्ट्रपति शासन खत्म होता, और अगर राष्ट्रपति शासन नहीं हटता तो क्या उद्धव ठाकरे उसके बाद मुख्यमंत्री बनते? शरद पवार का मैसेज साफ है। कैसे उन्होंने अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस के पास भेजा, 3 दिन की सरकार बनवाई, फिर अजीत पवार को वापस बुला लिया और महाविकास अघाड़ी बनाकर उद्धव को चीफ मिनिस्टर बना दिया और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन पवार के इस मैसेज में कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, ये मैं आपको बताता हूं। पूरी इनसाइड स्टोरी मेरे पास में है। शरद पवार की इतनी बात तो सही है कि देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ, लेकिन यह सब शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनवाने के लिए और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए किया। यह सही नहीं है। मुझे जो जानकारी मिली उसके मुताबिक शरद पवार खुद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। इसकी तैयारी हो गई थी। यह बात तय हो गई थी कि महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी मिलकर सरकार बनाएंगे। इसकी बैकग्राउंड यह है कि 23 अक्टूबर 2019 को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी और शिवसेना के अलायंस को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन 24 अक्टूबर को उद्धव ने 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने की मांग रख दी। बीजेपी ने उद्धव की बात नहीं मानी और इसके बाद शरद पवार को लगा कि महाराष्ट्र में वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में आ सकते हैं। इसमें दोनों का फायदा था। शरद पवार को यकीन था कि कांग्रेस कभी उद्धव को सपोर्ट नहीं करेगी। मांग करने में क्या जाता है, बिना कांग्रेस और शिवसेना के सपोर्ट के सरकार बनाना संभव नहीं होगा। इसलिए शरद पवार ने पर्दे के पीछे एक नया खेल खेला। पता यह चला कि शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस को सपोर्ट करने का प्रस्ताव दिया। बाकी की बातचीत की जिम्मेदारी अजीत पवार को सौंप दी। पवार का कहना था वो सीधे सीधे खुलकर बीजेपी को सपोर्ट करने की बात नहीं कह सकते थे, इसलिए पहले राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इस दौरान वो पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, माहौल तैयार करेंगे। महाराष्ट्र को स्थिर सरकार की जरूरत है, ये बात कहकर बीजेपी की सरकार को सपोर्ट करने की बात करेंगे। 2 हफ्ते बाद प्रेसिडेंट्स रूल खत्म होगा और फिर महाराष्ट्र में एनसीपी के सपोर्ट से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इस सरकार में अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। यह था पूरा प्लान। यानी शरद पवार उस वक्त अपनी पार्टी को पावर में लाने के लिए बीजेपी के साथ आने का प्लान बना चुके थे। उन्होंने उद्धव को मुगालते में रखा हुआ था। अब सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ जब अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए तो शरद पवार ने बाजी पलट दी, पलटी मार दी। उन्होंने बीजेपी का विरोध किया और उद्धव के सपोर्ट में खड़े हो गए। इसकी डिटेल भी मेरे पास है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको संजय राउत की बात सुनवाता हूं। संजय राउत कह रहे हैं कि वो तो पहले से कहते आए हैं कि शरद पवार के मन में क्या है, इसको समझने के लिए 100 जन्म भी कम पड़ेंगे। हालांकि संजय राउत ने कहा कि पवार की बात सही है कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की सरकार बनने के कारण ही महाविकास आघाडी सरकार बनने का रास्ता साफ हो पाया। बघा, ह्याच्याविषयी मी आधी बोललोय, अनेकांनी सांगितलेलं आहे की हे जे सरकार दिल्लीत आणि महाराष्ट्रात होतं, त्यांनी या राज्यात राष्ट्रवादी राजवट लावून महाविकास आघाडीचं सरकार येऊ नये अशी कोंडी केली होती। ती कोंडी फुटेल की नाही अशा शंका सगळ्यांना होत्या। म्हणजे आम्ही जरी बहुमत आम्ही दाखवलं असतं आमदारांचं, तरी ज्या प्रकारचे राज्यपाल राजभवनात होते त्यांनी बहुमताची डोकी मोजायला 5 वर्ष घेतली असती। तसं आज आपण पाहते इलेक्शन कमिशनला काय झालं। पण पहाटेच्या शपथविधीमुळे एक झालं, कोंडी फुटली आणि लख उजाडलं। राष्ट्रवादी राजवट फक्त 24 मिनिटात निघाली दिल्लीतून आणि महाविकास आघाडीचा मार्ग नक्कीच त्याच्यामुळे मोकळा झाला। हे जे पवार साहेबांनी सांगितलेलं आहे असं तुम्ही म्हणताय, हे सत्य आहे। शरद पवारांना ओळखायला 100 जन्म घ्यावे लागतील असं मी एकदा मागे म्हणालो, तेव्हा माझ्यावर टीका झाली होती। संजय राउत की बात 100% सही है कि शरद पवार की सियासी चालों को समझने के लिए 100 जन्म भी कम पड़ेंगे,
क्योंकि बीजेपी भी पवार के खेल में फंस गई और उद्धव ठाकरे भी। किसी को आज तक समझ नहीं आया था कि पवार ने क्या खेल किया था। पवार ने आज जो खुलासा किया उससे पता चला वो क्या करना चाहते थे। लेकिन शरद पवार जो करना चाहते थे वो आपको बताना जरूरी है। पहले आपको यह बता देता हूं कि आज पवार ने जो मैसेज देने की कोशिश की और 2019 में एक महीने के दौरान जो कुछ हुआ उसमें कितना फर्क है। उस वक्त की टाइमलाइन को समझेंगे तो सारी कहानी आपको साफ साफ समझ आ जाएगी। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। 30 अक्टूबर को संजय राउत ने दावा किया अगर बीजेपी उद्धव को मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो शिवसेना अपने दम पर सरकार बनाएगी। फिर 2 नवंबर को शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से बात की। 4 नवंबर को पवार ने कहा जनता ने बीजेपी और शिवसेना को बहुमत दिया है, वो सरकार बनाए, एनसीपी विपक्ष में बैठेगी। उस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी क्योंकि 9 नवंबर तक विधानसभा का कार्यकाल था। 8 नवंबर तक अजीत पवार की देवेंद्र फडणवीस से सारी बात हो चुकी थी। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने 8 नवंबर को इस्तीफा दिया। 11 नवंबर को उद्धव ठाकरे ने एनडीए से अलग होने का ऐलान किया और मेरी जानकारी है कि देवेंद्र फडणवीस अगले ही दिन अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। लेकिन शरद पवार ने कहा कि वो सीधे सीधे बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो 15 दिन महाराष्ट्र में घूमेंगे, फिर जनता के राय का बहाना बनाकर बीजेपी को सपोर्ट का ऐलान करेंगे। तब तक शरद पवार ने सुझाव दिया महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इसीलिए 12 नवंबर को जो राष्ट्रपति शासन लगा वो शरद पवार की सलाह पर लगा था। 12 दिन में ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिसकी उम्मीद पवार को नहीं थी। सोनिया गांधी ने, कांग्रेस की प्रेसिडेंट ने शिवसेना को सपोर्ट करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब खेल बदल गया। पवार को लगा बीजेपी के साथ जाने के बजाय कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने में ज्यादा फायदा है, सरकार पर उनका कंट्रोल बेहतर होगा। इसीलिए उन्होंने महाविकास अघाड़ी बनाने का काम किया। और आज जब शरद पवार ने मैसेज देने की कोशिश की कि सारा खेल उन्हीं का था, तो कांग्रेस के नेता भी हैरान हो गए। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई जगताप ने कहा कि पवार के सामने वो छोटे नेता हैं, उनकी बात पर क्या कहें। लेकिन यह तो सही है कि कांग्रेस शिवसेना के साथ जाने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन शरद पवार और सोनिया गांधी ने बीजेपी को महाराष्ट्र की सत्ता से दूर रखने के लिए यह हैरान करने वाला फैसला किया था। पवार साहब जब कोई बात करते उसके ऊपर भाई जगताप कोई टीका टिप्पणी करे, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। हम तो इतने ज़्यादा ये नहीं है, पर ये बात भी सही है कि पवार साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, चाहे सोनिया गांधी जी जब प्रेसिडेंट थी, उनके सारे लोगों के नेतृत्व से ये महाविकास अघाड़ी बनी। नहीं तो हमें जब पूछा गया, आप ये लोगों ने पूछा था, तो मैंने तो साफ कहा था कि भाई ये तो पॉसिबल है ही नहीं। पर लेकिन वक्त का ये देखो कि देश को बचाना है, महाराष्ट्र को बचाना है, तो ये कदम हमें उठाना पड़ा और उसका पूरा श्रेय जो है वो पवार साहब, सोनिया गांधी और पवार साहब को ही जाता है। अब सवाल यह है कि अगर शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया था, तो फिर अजीत पवार को रातों रात देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लेने के लिए क्यों भेजा? क्या वाकई में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को हटवाने के लिए चाल चली गई थी, जैसा आज पवार ने दावा किया? तो इसकी हकीकत भी आपको बताता हूं। असल में अजीत पवार को शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस के पास नहीं भेजा था। अजीत पवार ने वाकई में बगावत की थी। अजीत पवार तो फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाने की सारी बात कर चुके थे, एक एक डिटेल तय हो गई थी। लेकिन जब अजीत पवार को पता चला कि पवार साहब का मूड बदल चुका है, अब वो शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अजीत पवार नाराज हो गए। उन्होंने अपने सपोर्टर्स के साथ फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया। रात में ही सरकार बनाने का दावा पेश किया गया और 23 नवंबर की सुबह सुबह, आपको याद होगा, देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ले ली। राष्ट्रपति शासन हट गया, नई सरकार बन गई। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 24 नवंबर को संडे था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। 26 नवंबर को फैसला आया
और इस बीच शरद पवार ने अजीत पवार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। वो 25 नवंबर को ताज होटल में उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण और तमाम नेताओं से मिले और महाविकास आघाड़ी का ऐलान कर दिया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस को 30 घंटे के अंदर बहुमत साबित करने को कहा, लेकिन अचानक अजीत पवार पलट गए, इस्तीफे का ऐलान कर दिया और इसके बाद फडणवीस के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दिया और 28 नवंबर को एनसीपी और कांग्रेस के सपोर्ट से उद्धव ठाकरे की सरकार बन गई। हालांकि अब बीजेपी ने फिर खेल पलट दिया है। अब जो विधायक उद्धव के साथ थे वो बीजेपी के साथ सरकार में हैं। शंभूराज देसाई पहले उद्धव के साथ थे, अब शिंदे की सरकार में मिनिस्टर हैं। आज शंभूराज देसाई ने बताया कि जब अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ गए, उस दिन पवार ने जो कहा था उसे सही माना जाए या पवार आज जो कह रहे हैं उसे सच माना जाए, ये तो पवार साहब ही बता सकते हैं। पवार साहब कह रहे थे इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे से चर्चा नहीं हुई है और ये शपथ विधि से राष्ट्रवादी कांग्रेस का कोई भी वास्ता नहीं है। ये उस दिन का पवार साहब का स्टेटमेंट है और आज पवार साहब कह रहे कि राष्ट्रपति शासन उठाने के लिए ये सुबह का शपथ विधि हुआ था। ये दो स्टेटमेंट अलग अलग है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसके लिए इस बारे में अभी यही पवार साहब ही आगे कुछ ज़्यादा बता सकेंगे। अगर पवार साहब कुछ खुल के आगे आके बताएंगे कि राष्ट्रपति शासन उठाने के लिए, सुबह का शपथ विधि लेने के लिए क्या क्या हलचल हुई थी, क्या क्या इसके बारे में बातचीत हुई थी, तो ये ज़्यादा तौर से पवार साहब ही कह सकेंगे। अगर वो खुल के बात कहे तो इसके ऊपर और कुछ जो बातें अभी तक सामने नहीं आई, दबा हुई है, वो बातें पवार साहब बात करने के बाद सामने आ सकती है। आज शरद पवार ने जो कहा उसकी चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में आज हर जगह पर है। शरद पवार के बयान पर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के नेता भी हैरान हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस असलियत जानते हैं, इसीलिए उन्होंने 3 दिन पहले कह दिया था कि शरद पवार की जानकारी में सब कुछ हुआ था। शरद पवार को पता था कि अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेंगे। अब शरद पवार ने इशारों में इस बात को मान भी लिया, लेकिन उन्होंने ऐसा मैसेज देने की कोशिश की कि जैसे वो बीजेपी की मदद नहीं कर रहे थे, वो बीजेपी के साथ गए नहीं थे। उन्होंने महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने के लिए, राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए बीजेपी के साथ खेल कर दिया था। लेकिन फडणवीस शरद पवार की इस चाल को भी समझ गए, इसलिए आज जैसे ही शरद पवार का बयान आया तो देवेंद्र फडणवीस ने सवाल पूछा, अब पवार साहब ये भी बता दें कि राष्ट्रपति शासन किसके कहने पर लगा था। चांगला आहे, त्यांनी काही खुलासा केलेला आहे। आता माझी अजून अपेक्षा त्यांच्याकडनं आहे की राष्ट्रपती राजवट का लागली, कोणाच्या सांगण्यावरनं लागली, त्याच्या पाठीमागे काय होतं, याही संदर्भातला खुलासा जर त्यांनी केला तर मग सगळ्या कड्या जुळतील आणि मग सगळ्या गोष्टी तुमच्यासमोर येतील। त्यामुळे आता त्याही संदर्भातलं उत्तर त्यांच्याचकडनं यावं ही माझी अपेक्षा आहे। मुझे नहीं लगता कि शरद पवार देवेंद्र फडणवीस के सवाल का जवाब देंगे, उनके लिए ज़रूरी भी नहीं है। उन्होंने जो बोल दिया उससे ज़्यादा बोलने पर खेल खराब हो सकता है। इसलिए पवार ने अब पुरानी बातों पर जवाब देने के बजाय बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। पवार ये बता रहे हैं कि वो बीजेपी के सबसे बड़े विरोधी हैं। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सभी विरोधी दलों से हाथ मिलाने को तैयार हैं। आज पवार ने यही किया। शरद पवार आज पुणे में थे। पिंपरी चिंचवाड़ में हो रहे बाई इलेक्शन में कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे। ये इलाका शरद पवार के प्रभाव वाला इलाका है, उनकी बहुत चलती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब विरोधियों को खत्म करने में लगी हुई है। मोदी सरकार विरोधी दलों के नेताओं को परेशान करने के लिए सारी संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है। शरद पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे से पार्टी और सिंबल छीनकर दूसरे गुट को दिया जाना इसका एक सबूत है। शरद पवार ने आज कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अब बीजेपी को हटाना जरूरी है और इसके लिए सभी पार्टियों को साथ आकर बीजेपी से लड़ना चाहिए। एक ऐसा राजनीतिक दल है कि जो समाज में, गांव में भाईचारा है, इनके ऊपर हमला करने वाले किस तरह से
अपने हाथ में जो हुकूमत है इसका गैर इस्तेमाल इस देश में हो रहा है। कोई भी राजनीतिक दल जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पसंद ही नहीं रहती, तो इन सभी राजनीतिक दलों को भी एक तरह की तकलीफ देने का काम हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक डिसीजन दे दिया। शिवसेना, मैं समझ सकता हूँ वहाँ झगड़ा होगा, और शिवसेना जिन्होंने फायदा नहीं की उन लोगों के हाथ से पूरी तरह से निकलना, उसका सम्मान निकलना और तीसरे लोगों को देना, ऐसा कभी हुआ नहीं था। आज यहाँ हुआ है, क्योंकि आज देश की राजनीति की हुकूमत जिनके हाथ में है, उन्हें जिस तरह की स्थिति चाहिए इस तरह का डिसीजन, चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सभी से हम लोग देखते हैं। और ये संकट एक बहुत बड़ा हमला राजनीतिक दलों के ऊपर आया है। ये यहाँ तक रुकेगा नहीं। ये हमला अल्टीमेटली खाली राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहेगा। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो संगठन देश में काम कर रहा है और उनके जो साथी हैं, इन लोगों के दिमाग में एक बात कही है कि देश की सभी हुकूमत हमारे मुट्ठी में रखेंगे। ये बात एक ही साबित करती है कि जिनके हाथ में हुकूमत है वो अन्य राजनीतिक दलों को काम करने की इजाज़त हम देंगे नहीं, ये कहकर आज देश चलाना चाहते हैं। और इसलिए हम सब लोगों का फर्ज है कि आज भारतीय जनता पार्टी, इनके हाथ में हुकूमत रहना देश के तमाम लोगों को और ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के ऊपर एक तरह की समझ से फायदा करने वाली राजनीतिक दल है, और इनके साथ हमने कभी जाना या उनको सहयोग देना, ये बात हमने सोची भी नहीं चाहिए। मेरे नाम पर कुछ गलत बातें फैलाने का काम कोई राजनीतिक दल कर सकते हैं, तो दूसरे कोई कर नहीं सकते। वो एक ही दल कर सकते हैं कि जिनके खिलाफ आज हम यहाँ चुनाव लड़ने वाले, और इसलिए हम लोग सजगता से इस चुनाव के बारे में ध्यान दे दो। पवार साहब ने ये सारी बातें आज कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए कैंपेन करते हुए कही। उन्होंने कहा कुछ लोग उनके बारे में गलत बातें फैला सकते हैं, इसलिए वो साफ साफ मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी से अब उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो तो पूरी तरह सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे के साथ हैं। पवार साहब कह रहे हैं कि मोदी दूसरे राजनीतिक दलों को जिंदा नहीं रहने देंगे, इसलिए सबको साथ आने की जरूरत है। पवार साहब ने यह भी बता दिया कि आज जिनकी हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन समेत सारी संस्थाओं का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं। ये सारी बातें कांग्रेस को और दूसरे विरोधी दलों को सुनने में अच्छी लगी। ये भी सही है कि आज के जमाने में पवार साहब सबसे अनुभवी और सबसे चतुर नेता हैं। वो 4 कदम आगे की सोचकर चलते हैं। विरोधी दलों के बाकी नेता उनकी इंटेलिजेंस पर, उनकी बुद्धि पर भरोसा करते हैं, उनकी रणनीति का लोहा मानते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि कोई पवार साहब पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। अंदर ही अंदर सबको लगता है कि वो कब किसके साथ चले जाएंगे, कब किसके साथ छोड़ देंगे, निश्चित तौर पर कोई नहीं कह सकता। हालांकि शरद पवार फिलहाल दावा कर रहे हैं कि वो महाराष्ट्र में उद्धव के साथ हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं का कहना है कि जब उद्धव के पास न पार्टी रहेगी न सिंबल, तो शरद पवार का साथ भी नहीं रहेगा। शरद पवार का रुख सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्लियर होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की मुश्किल यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट के रुख से
उन्हें झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की अपील पर चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि दूसरे पक्ष की बात सुने बगैर कोई ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस करके 15 दिन के भीतर जवाब देने का आदेश देकर सुनवाई टाल दी। अब देखिए, एक तरफ शरद पवार कांग्रेस समेत सभी विरोधी दलों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ कह दिया कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सारी विरोधी दल साथ आएंगे, लेकिन इस अलायंस का नेतृत्व कांग्रेस करेगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि 2024 में सारे विरोधी दल मिलकर बीजेपी को हराएंगे। 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में विरोधी दलों के गठबंधन की सरकार बनेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे आज विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए नागालैंड पहुंचे थे। कोहिमा में एक रैली में खड़गे ने कहा, नरेंद्र मोदी ईडी सीबीआई से विपक्षी दलों को डराते हैं, प्रेशर बनाते हैं, लेकिन कांग्रेस इस दबाव में नहीं आएगी। एक साल बाद जब आम चुनाव होंगे तो कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी गठबंधन की सरकार बनेगी। The alliance government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy and constitution will go. Therefore, with every party, now and then, we are calling, we are talking, we are sharing our views how to win 2024. Therefore, the BJP will not get majority. Some people say they will not get majority. All other parties together, of course Congress will lead. We will get the majority. We will follow the constitution. We will follow the democracy. Let 100 Modis or Shah come. This is India. And constitution is very strong. खड़गे ने 2024 में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने का दावा किया तो गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद समेत कई बीजेपी नेताओं ने एक साथ कांग्रेस पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस को 2024 को भूल जाना चाहिए। कांग्रेस 2019 की तैयारी करे, 2029 की तैयारी करे, क्योंकि फिलहाल मोदी का कोई विकल्प नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विरोधी दल पहले यह तो तय करें कि उनका नेता कौन होगा, उसके बाद मोदी से मुकाबले की बात सोचें। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री पद की रेस में ममता भी हैं, केसीआर भी हैं और नीतीश कुमार भी दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी की कोई बात ही नहीं करता, इसलिए खड़गे को भविष्यवाणी करने से पहले विरोधी दलों के बाकी नेताओं से बात करनी चाहिए। जहां तक आपका सवाल है कि कांग्रेस की अगुवाई में बनेगी, तो आपको यह सवाल मुझसे नहीं करना चाहिए। आपको यह सवाल नीतीश बाबू से करना चाहिए, जो प्रधानमंत्री के लिए इतने बेचैन हैं कि सभी विपक्षियों को जोड़ना चाहते हैं। मैंने आज तक तो नीतीश बाबू का यह हाल देखा ही नहीं कि आओ गले लग जाओ, मैं तैयार बैठा हूं, और कोई गले लगा ही नहीं रहा है। या कुछ बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी कह देती है कि जो लोग भाजपा के साथ रहे हैं वो पहले सोचें, कांग्रेस के बिना कुछ नहीं। आज खड़गे साहब बोले। रविशंकर प्रसाद ने जो कहा, उस बात को कुछ ही देर बाद राहुल गांधी ने सच साबित भी कर दिया। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को बीजेपी की बी टीम बताया। असल में राहुल इलेक्शन कैंपेन के लिए मेघालय पहुंचे थे। क्योंकि मेघालय में कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के साथ साथ ममता बनर्जी की टीएमसी से भी है, इसलिए आज राहुल गांधी के निशाने पर ममता बनर्जी भी दिखाई दी। राहुल ने कहा, ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच पर्दे के पीछे अंडरस्टैंडिंग है, समझौता है। जहां भी बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस मजबूत होती है, ममता बनर्जी वहां चुनाव लड़ने पहुंच जाती हैं, जिससे बीजेपी जीत जाती है। You also know the history of the TMC. You know the violence that takes place in Bengal. You know
the scams, the Sharda scams that have taken place. So you're aware of their tradition. They came to Goa, spent huge amounts of money in Goa, and the idea was to help the BJP. And this is exactly the idea in Meghalaya. The idea is to ensure, the TMC's idea in Meghalaya is to ensure that the BJP is strengthened and they come to power. ममता बनर्जी भी आज मेघालय में थी, इसलिए उन्होंने राहुल को तुरंत जवाब दिया। क्योंकि राहुल ने ममता पर पर्दे के पीछे बीजेपी को सपोर्ट करने का इल्जाम लगाया था, इसलिए ममता ने कहा अब कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। ममता ने कहा कि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ वही कर सकती है। And Congress is asking vote. Where is their moral right? আপনারা আমায় বলুন তো, where is their moral right? I was in Congress, but they have expelled us from the party because we are fighting the battle. We are fighting the battle against BJP like anything. Every day BJP is knocking our door through ED and CBI. They think all the people are corrupt and they are the sant. Only they are the BJP sant. अब सबके मन में सवाल है, क्या विरोधी दल मिलकर 2024 में बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे? इसके लिए पहली शर्त यह है कि विरोधी दल एक साथ आए, मिलकर लड़ें, क्योंकि अकेले अपने दम पर तो किसी में 100 सीटें जीतने की भी ताकत नहीं है। अब सवाल है, क्या विरोधी दल एक साथ आ सकते हैं? आज राहुल ने ममता के बारे में जो कहा और ममता ने कांग्रेस के बारे में जो कहा, उससे पता चल गया सबका साथ आना कितना मुश्किल है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी बड़े दावेदार हैं। वो राहुल के बारे में क्या कहते हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्या समझते हैं, ये भी कोई सीक्रेट नहीं है। तो जब विरोधी दल साथ आ नहीं सकते तो मोदी को चुनौती कैसे देंगे? सबसे बड़ी बात है कि सारे विरोधी दलों के पास मोदी का मुकाबला करने के लिए नरेंद्र मोदी के कद का कोई लीडर नहीं है। मोदी की लोकप्रियता 9 साल के शासन के बाद भी लगातार बढ़ती जा रही है और यह विरोधी दलों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज हरियाणा से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। विधानसभा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला और उनके चाचा अभय चौटाला के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अभय चौटाला ने अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला पर करप्शन का इल्जाम लगाया, सदन में उन्हें चोर कह दिया। हालत यह हो गई कि तीखी नोकझोंक के बाद अभय चौटाला को 2 दिन के लिए सदन की कार्रवाई से सस्पेंड कर दिया गया। असल में अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि हिसार एयरपोर्ट को इंटरनेशनल घोषित करके सरकार के करीबी लोगों ने वहां के किसानों की जमीनें बहुत कम दाम पर खरीद ली, जिससे आगे मुनाफा कमा सके। अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि सरकार की शय पर जमीन पर कब्जा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई सड़कें बंद कर दी गई। जब दुष्यंत चौटाला अभय चौटाला के इस आरोप का जवाब देने के लिए उठे तो अभय चौटाला ने उनके साथ अभद्र भाषा में बात की। चाचा भतीजे के बीच जुबानी जंग हो रही थी, तभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा इसमें कूद गए। हुड्डा ने एक कहानी सुनाकर यह कहने की कोशिश की, चाचा भतीजे मिले हुए हैं, दिखावे के लिए झगड़ा कर रहे हैं। जो वो तो वहाँ तो दुनिया के लोगों की जमीनें हैं, वहाँ की जमीनें नहीं होंगी, उसकी तो वो लोगों की जमीनें नहीं है। जमीनों को रास्ते बंद करके सस्ते में दिया गया। जो रास्ता बनाया गया वो रास्ता एयरपोर्ट की जमीन में और उसके साथ लगती हुई जमीन सारी फॉरेस्ट की है। आप फिर अगर वहाँ जमीनें खरीदी और तेरी कंपनी के नाम मिल गई, फिर इसको छोड़िए, तेरी अपनी कंपनी के नाम जमीन खरीदी हुई, बैठ जाइए। औरों की बात क्या करता है? सबसे बड़ा चोर तो तू ही है। आगे आप सारा प्रदेश लूट के बैठ जाइए होकर के सफाई और देता है कि फलानी। बैठ जाइए। ये क्या हो रहा है यहाँ? उसमें वो उसको एक बार रेल में 2 आदमी जा रहे थे, एक ऊपर बैठा था, एक नीचे बैठा था। तो नीचे वाला ऊपर वाले से पूछता है
तुसी कित्थों आए? बोला दिल्ली आया। केड़ी जगह तो आए? मैं पंत मार्ग तो आया हूँ। केड़े नंबर ते? 10 नंबर ते। कित्थे जांदे पे हो? अमृतसर जांदा पे हूँ। कित्थे जांदे पे हो? पापड़वाल दी गली च। केड़े मकान च? 77 नंबर। तो फिर ऊपर वाला नीचे से पूछता तुसी? उसने भी वही कहा मैं भी दिल्ली आया हूँ। 10 नंबर पंत मार्ग थे, जांदा पे 77 नंबर पापड़ वाली गली से। तो तीसरा बैठा था आप जैसा, वो बोला तुम क्या एक ही जगह से आए हो, एक ही जगह जा रहे हो, क्या बात है ये? बोला असी है पेड़ पुत्र, अपनी टाइम कटिंग करते पे हैं। टाइम कटिंग करते पे दोनों। अभय चौटाला आज इतने गुस्से में थे कि भूपेंद्र हुड्डा से भी उलझ पड़े। जब स्पीकर ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो अभय चौटाला ने उनसे भी बदसलूकी की, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला ने उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव किया और स्पीकर ने अभय चौटाला को 2 दिन के लिए सदन से बाहर कर दिया। एयरपोर्ट के साथ जो रास्ता बनाया गया वो रास्ता एयरपोर्ट की जमीन में और उसके साथ लगती हुई जमीन सारी फॉरेस्ट की है। आप फिर हाउस अगर वहां देख सी जो बात माने एक सेकंड जो बात मान्य कादयान साहब ने कही कि हाउस की फ्लोर पे बात कही गई, इसको एफिडेविट माना जाए। मैं आपको कहता हूं जो एयरपोर्ट के रनवे के साथ सड़क बनाई गई उसके ऊपर टोटल लैंड दोनों तरफ गवर्नमेंट की है। आप उसकी इंक्वायरी कराइए। अगर फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो मान्य सदस्य के खिलाफ प्रिविलेज मोशन हाउस में मूव करिए, ये मैं प्रस्तावित करता हूं। हरियाणा विधानसभा में चाचा भतीजे की लड़ाई अब कोर्ट पहुंच गई है। आईएनएलडी के विधायक अभय चौटाला ने स्पीकर के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला ने अपने भाई के इस बर्ताव पर अफसोस जताया। अजय चौटाला ने कहा वो सत्ता में न होने से खींचे हुए हैं और अब भतीजे पर अपनी खींच निकाल रहे हैं। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और कोई काम तो बचा नहीं। प्रेस में किसी ना किसी तरीके से आने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं सुन रहा था रास्ते में, ओए हुड्डा। एक चीफ मिनिस्टर हैं, विपक्ष के नेता हैं, हाउस के डेकोरम होते हैं, मंत्री को ए मंत्री तू चोर, ये कोई भाषा है? ये काम बड़ों का है। चौटाला साहब अगर चाहेंगे तो हो सकता है। चाचा भतीजे का आज जो झगड़ा दिखाई दिया वो इस बात का सबूत है कि सियासत और सत्ता बहुत निष्ठुर होती है। हरियाणा की राजनीति में एक जमाना वो था जब चौटाला परिवार का डोमिनेशन था, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला करप्शन के केस में जेल चले गए, 10 साल की सजा हुई, पूरा परिवार बिखर गया। अब दुष्यंत चौटाला और उनके पिता अजय चौटाला बीजेपी के साथ हैं, सरकार में हैं, जबकि ओम प्रकाश चौटाला की विरासत पर दावा करने वाले अभय चौटाला विपक्ष में बैठे हैं और अब अपने ही भतीजे के खिलाफ करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं और इस सब का फायदा उठा रहे हैं कांग्रेस के नेता। आज हरियाणा विधानसभा में राजस्थान के गौ तस्कर जुनैद और नासिर की हत्या का मामला भी उठा, लेकिन आज इस केस में एक नया ट्विस्ट आया। जिस मोनू मानेसर को इस मामले में मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, जिसे लेकर पिछले 5 दिन से लगातार हंगामा हो रहा है, आज राजस्थान पुलिस उस मोनू मानेसर के नाम पर चुप्पी साध गई। पुलिस ने आज 8 आरोपियों की जो लिस्ट जारी की उसमें मोनू मानेसर का नाम मेंशन नहीं है। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उन 8 आरोपियों के चेहरे हैं जिन्हें पुलिस अब जुनैद और नासिर की हत्या के आरोप में खोज रही है। इस फोटो में भी मोनू तो है, लेकिन वो मोनू मानेसर नहीं बल्कि भिवानी के पालुवास इलाके का रहने वाला मोनू है। यानी जिस मोनू मानेसर को लेकर राजस्थान और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक बवाल हो रहा है, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर विरोधी दलों के सारे नेता जिस मोनू मानेसर को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, उस मोनू मानेसर की बजाय राजस्थान पुलिस ने आज किसी दूसरे मोनू की फोटो रिलीज की। इस मामले की शुरुआती एफआईआर में मोनू मानेसर समेत 5 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें से सिर्फ रिंकू सैनी नाम के आरोपी को ही अब तक गिरफ्तार किया जा सका है। रिंकू से पूछताछ के बाद मिली जानकारी के बाद पुलिस ने अब बाकी आरोपियों की लिस्ट बनाई है और उनके फोटो जारी किए हैं।
लेकिन इसमें मोनू मानेसर का नहीं बल्कि भिवानी के रहने वाले दूसरे मोनू की फोटो है। भरतपुर रेंज के पुलिस ऑफिसर गौरव श्रीवास्तव के मुताबिक आरोपियों की फोटो रिलीज की गई है। इन सबके खिलाफ सीसीटीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पुलिस के पास है। आरोपी जो भी चीज बताता है उसका सत्यापन करना आवश्यक है, जिससे कि उसे एविडेंस के रूप में फाइल पे ला करके और फिर हम आगे बढ़ें, क्योंकि टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स इत्यादि के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। 8 व्यक्तियों को, रिंकू सैनी तो अरेस्ट हो चुका है, इसके अलावा 8 व्यक्तियों की पहचान स्पष्ट रूप से इस घटनाक्रम में शामिल होनी पाई गई है। उनमें 2 व्यक्ति रिंकू के अलावा एफआईआर में ही नामजद हैं। अनिल निवासी मूलथान, श्रीकांत निवासी मरोड़ा, ये दोनों नूह मेवात के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा मेवात क्षेत्र से बाहर के 6 अन्य व्यक्तियों की पहचान हुई है जो इस घटना में शामिल थे। इसमें कालू जो कैथल का रहने वाला है, मोनू राणा जो पालूवास भिवानी का रहने वाला है, विकास आर्य जींद का रहने वाला है, शशिकांत मुनक करनाल का रहने वाला है और गोगी ये भी भिवानी का रहने वाला है। इन व्यक्तियों की स्पष्ट रूप से पहचान एविडेंस के आधार पर इस घटना के अंदर शामिल होना प्रमाणित पाया गया है। राजस्थान पुलिस के आईजी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और अब तक हुई जांच के बाद अब सही आरोपियों की लिस्ट बन गई है। अब सवाल यह है कि अगर ये सही आरोपियों की लिस्ट है तो उसमें मोनू मानेसर का नाम क्यों नहीं है, जिसे मुख्य आरोपी बताया गया था। मोनू मानेसर के नाम पर राजस्थान पुलिस खामोश है। अब पुलिस कह रही है कि वांटेड की लिस्ट में मोनू नाम का आरोपी तो है, लेकिन वो मोनू मानेसर नहीं है। मोनू मानेसर ने गुरुग्राम के एक होटल की सीसीटीवी फुटेज रिलीज करी और यह बता दिया कि घटना वाले दिन यानी 15 फरवरी को वो भरतपुर या भिवानी में नहीं बल्कि गुरुग्राम में था। लेकिन उस वक्त राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर को इस डबल मर्डर का मुख्य आरोपी बताया। इसके बाद ओवैसी जैसे नेताओं ने इसे बड़ा इशू बनाया। बीजेपी के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को भी लपेटा। गौरक्षकों पर जुनैद की हत्या का इल्जाम लगाया। इसके बाद हिंदू संगठन भी सड़कों पर आए, माहौल बिगड़ने लगा तो राजस्थान पुलिस ने कदम पीछे खींच लिए। राजस्थान पुलिस पर हिंदू संगठनों का जबरदस्त प्रेशर था। विश्व हिंदू परिषद ने आज इस मुद्दे पर हरियाणा के पलवल में महापंचायत की। वीएचपी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन समेत आसपास के गांवों के हजारों लोग इस महापंचायत में शामिल हुए। सुरेंद्र जैन ने कहा, अगर मोनू मानेसर के खिलाफ केस वापस नहीं लिया गया तो वीएचपी बड़ा आंदोलन करेगी। अब हिंदू संगठन खामोश नहीं बैठेंगे। सुरेंद्र जैन ने कहा, एक जमाना था जब मेवात इलाके में गायों की हड्डियां मिलती थी, हिंदू लड़कियां डर के मारे स्कूल नहीं जा पाती थी, बारातों को लूट लिया जाता था, 100 गांव हिंदू शून्य हो गए थे, यानी इन गांवों में एक भी हिंदू नहीं बचा। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब गायों की हड्डियों के पहाड़ नहीं दिखते, लड़कियां स्कूल जाती हैं। यह सब किसी सरकार की वजह से नहीं हुआ, यहां के युवाओं की वजह से हुआ। सुरेंद्र जैन के मुताबिक कुछ मुस्लिम नेता अब भी गौ तस्करों के साथ हैं, गायों की हत्या करने वालों के साथ हैं और ये मुस्लिम नेता कहते हैं कि गौ तस्करों के खिलाफ एक्शन लेने से इलाके की शांति भंग होती है। लेकिन जब पुलिस वाले मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में गांवों में घुसने से डरते थे, पुलिस वालों को पीटा जाता था, तब किसी ने कभी नहीं कहा कि इससे शांति भंग होती है। सुरेंद्र जैन ने कहा कि मेवात इलाके में हिंदू भले ही अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटी में हो, लेकिन वो डरेंगे नहीं। महापंचायत में आए लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा राजस्थान सरकार को लेकर था, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर था। सुरेंद्र जैन ने कहा, अगर गौरक्षा करना पाप है, अगर मोनू मानेसर अपराधी है, तो फिर पंचायत में आया हर शख्स अपराधी है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जिस तरह हिंदू संगठनों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो महाराणा प्रताप और राणा सांगा की धरती के नहीं, वो औरंगजेब की तरह शासन चला रहे हैं और मुगल शासन की याद दिलाते हैं। यदि गौरक्षा अपराध है
और इसके लिए तुम मोनू मानेसर और बाकी लोगों को अपराधी सिद्ध करते हो, तो ध्यान कर लेना, यहां बैठा हर आदमी अपराधी है। मैं गहलोत को चैलेंज करता हूं, आए गिरफ्तार करे, उसकी जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन गौरक्षक कम नहीं पड़ेगा। ये स्वतंत्र भारत में नहीं, मुगलों के राज में हुआ करता था। मुझे लगता है गहलोत साहब, आप मुगलों से प्रेरणा लेते हो, औरंगजेब से और अकबर से प्रेरणा लेते हो, महाराणा प्रताप और राणा सांगा से नहीं लेते। अशोक गहलोत ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। गहलोत ने कहा, जिसने अपराध किया है उसे सजा तो जरूर मिलेगी। पलवल में आज विश्व हिंदू परिषद की पंचायत और वहां से राजस्थान सरकार के खिलाफ ऐलान जंग को लेकर जब गहलोत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वीएचपी और बजरंग दल बेईमान लोगों का संगठन है और इनके चक्कर में बीजेपी की भी वजीहत होगी। मैं तो कहूँगा कानून अपना काम करे, तब ठीक अगर उन्होंने एफ आई आर कर ली वापस क्लोज भी हो जाएगी। हमारे यहाँ कंप्लीट किया हुआ एफ आई आर को, मुलजिम पकड़े जाने चाहिए। बड़ी घटना, मामूली घटना है, उस घटना की जितनी निंदा करें उतनी कम है। और ये जो लफंडर टाइप लोग हैं जो बजरंग दल के नाम से, विश्व हिंदू परिषद के नाम से काम करते हैं, ये बेईमान लोग हैं, असामरिक तत्व। प्रधानमंत्री खुद ने कहा ये एंटी सोशल एलिमेंट है। एक बार बोल गए वो 4 साल पहले, अगर बार बार बोलते तो अभी नौबत ही नहीं आती। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उनको मालूम पड़े उनका ग्राफ ही नीचे आ रहा, समझ गए लोग। मोनू मानेसर और गौरक्षकों के सपोर्ट में राजस्थान के अलग अलग जिलों में पंचायतें हो रही हैं, तो नूह में कुछ लोग और संगठन जुनैद और नासिर को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर सड़क पर आए हैं। कल नूह इलाके में रहबरे मेवात संगठन के लोगों ने जुनैद और नासिर को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला और गांधी पार्क तक गए। आज मेवात रीजन से आने वाले 2 मुस्लिम विधायकों ने इस मुद्दे को हरियाणा विधानसभा में उठाया। इनका कहना है कि मेवात में जो कुछ हो रहा है वो हरियाणा पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है। कांग्रेस के इन विधायकों ने कहा कि सरकार और पुलिस ने गौरक्षा के नाम पर युवाओं को हथियार दे दिए हैं और इससे मुसलमानों में डर हुआ है। अगर गौरक्षा का काम नौजवानों को करना है तो फिर पुलिस और प्रशासन का क्या काम? मैं ये कहता हूं कि प्रशासन किस लिए है, कानून किस लिए है उसमें। एक आम आदमी जाके हथियार लेके इन आदमियों को गाड़ी में डालते हैं, इसका मतलब पुलिस फेल है, इनका सिस्टम फेल है। फिर तो गोरक्षकों को यहाँ का कानून व्यवस्था हाथ में दे दो, वही सारे हरियाणा की अर्थव्यवस्था को और इसको कानून व्यवस्था को संभालेंगे। क्या जरूरत है पुलिस को? मेरे हिसाब से नहीं, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को बुला लेनी चाहिए, यहाँ बिठानी चाहिए, यही देख लेंगे फिर तो। असल में राजस्थान पुलिस ने जिस तरह बिना जांचे परखे, बिना फैक्ट्स को वेरीफाई किए मोनू मानेसर और श्रीकांत पंडित समेत गौरक्षा दल के मेंबर्स को जुनैद और नासिर की हत्या के केस में आरोपी बता दिया, जिस तरह से रेड शुरू कर दी, उससे माहौल खराब हुआ। क्योंकि जुनैद और नासिर को जिस तरह से जलाकर मारा गया वो वाकई में दिल दहलाने वाला था। इसे माफ नहीं किया जा सकता। ऐसा अपराध करने वालों के साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि राजस्थान पुलिस की गलती को असदुद्दीन ओवैसी ने मुद्दा बनाया, उन्होंने इसे हिंदू वर्सेस मुसलमान का इशू बना दिया। ओवैसी के बयानों ने आग में घी का काम किया। हिंदू संगठन भी सड़कों पर आ गए और मुस्लिम संगठन भी, टकराव के हालात बन गए। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के सेंसिटिव मामलों में पुलिस को कुछ भी कहने से पहले सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। अब पुलिस ने हत्या के आरोपियों की लिस्ट से मोनू मानेसर का नाम तो हटा दिया, लेकिन अभी जुनैद और नासिर के कातिल पकड़े नहीं गए हैं और लोगों को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक असली कातिल पकड़े नहीं जाएंगे और जुनैद और नासिर के परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। कानपुर में महिला और उसकी बेटी को जिंदा जलाने की घटना पर भोजपुरी फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर ने एक कटाक्ष किया, गाना बनाया, तो कानपुर पुलिस ने लोगों की भावनाएं आहत करने और माहौल को खराब करने के केस में नेहा राठौर को कानूनी नोटिस थमा दिया। नेहा राठौर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। करीब 1.25 मिनट के इस वीडियो में उन्होंने एक गाने के जरिए
कानपुर देहात में हुई दिल दहलाने वाली घटना पर सवाल उठाए थे। नेहा राठौर ने इस वीडियो को यूपी में काबा पार्ट 2 का नाम दिया है। नेहा राठौर का गाना कानपुर प्रशासन को बुरा लगा और कल रात यूपी पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची। नेहा राठौर को नोटिस देकर उनसे 3 दिन में जवाब मांगा। यूपी पुलिस का कहना है कि उसे नेहा राठौर के इस वीडियो को लेकर शिकायत मिली थी। शिकायत करने वालों का कहना है कि नेहा राठौर के गाने से समाज में तनाव और टकराव पैदा हो सकता है, इसीलिए नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा गया। घर बार बा माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा काबा यूपी में काबा कलेक्टर ठुमके बाज बा सटकल हो कर्मी जाज बा अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा काबा यूपी में काबा अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा काबा यूपी में काबा अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा ए बाबा यह जाना खाली अब्दुल के मकान बा काबा यूपी। थाना अकबरपुर पर प्राप्त लिखित एवं मौखिक शिकायत की एक वीडियो सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर नामक महिला द्वारा अपलोड किया गया है, जिससे समाज में वैमनस्यता एवं भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इन शिकायतों के आधार पर प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर द्वारा उक्त महिला को 160 सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया है। नोटिस का जवाब मिलने पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस ने इस नोटिस में नेहा राठौर से पूछा ये गाना उन्होंने खुद लिखा या किसी और ने लिखा। पुलिस ने नेहा राठौर से यह भी पूछा क्या उन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट किया या किसी और ने किया था। नोटिस मिलने के बाद नेहा राठौर ने कहा यूपी पुलिस और यूपी की सरकार उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो डरने वाली नहीं है। कानपुर देहात पुलिस जो है काफ़ी जो है वो आ गई मेरे घर पे एक नोटिस लेकर के। सबसे पहले अंबेडकर नगर जहाँ पे मेरा ससुराल है वहाँ मेरे ससुर जी को थमा दिया। वहाँ से बात नहीं बनी तो पूरी जीप भर के दिल्ली पहुँचाए। कल रात 8 बजे फिर से मुझे नोटिस दे दिया कि रिसीव करो। अब झूठ बोल के हिमांशु को फ़ोन करके मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके कि मैं यूपीएससी स्टूडेंट बोल रही हूँ, मुझे आपसे कुछ गाइडेंस लेनी है। इस तरह से जैसे क्रिमिनल को नहीं पकड़ने के लिए इस तरह से जाल बिछाया जाता है उस तरह से किया। पहले भी मुझे इस तरह से 1-2 बार और अलग गीतों पे दूसरे गीतों पे नोटिस भेजा गया, पर इस तरह से पुलिस का लद के मेरे घर पे चले आना। जुम्मा 8 महीने हुए मेरे शादी को। इतनी बड़ी बात होती है हमारे यहाँ बिहार में, दिल्ली में इतनी बड़ी बात नहीं होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ मेरी मम्मी डर जाती है कि आइल रहे बच्चिया पुलिस दरोगा का करे आइल रहे, है ना। उनको लगता है बहुत ऐसी हो गई है। और इस तरह से मैंने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया है यार कि आप लोग एकदम से पहुंच जा रहे हो लद करके कि हाँ भैया हम आ गए हैं फलाने जी को पकड़ने, है ना। तो ये लोग डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली इनको पसंद है कि सत्ता का गुणगान करे कोई तो भैया हाँ जी। और मेरी तरह कोई लोक गायिका अगर सरकार से सवाल पूछ दे तो उसके घर में नोटिस भेज देते हैं। मतलब आप जो कर रहे हो उससे कुछ नहीं हो रहा। मैंने आपका जवाब दे दिया, आपसे सवाल कर लिया, तो मैं जो है समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट कर रहा हूँ। नेहा राठौर ने नोटिस मिलने की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। उन्होंने अपने नोटिस रिसीव करने का एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिसके बाद कई लोगों ने नेहा को सपोर्ट किया। कुमार विश्वास ने लिखा जब सरकार नोटिस भेजने लगे तो मतलब काम सही हो रहा है। कुमार विश्वास ने नेहा राठौर को अपना एग्जाम्पल देते हुए कहा उन्हें तो खुश होना चाहिए कि वो नोटिस की गई हैं। मनीष सिसोदिया ने भी नेहा राठौर के सपोर्ट में ट्वीट किया। सिसोदिया ने लिखा कि बीजेपी तो डरपोक पार्टी है जो एक लोक गायिका से डरती है। वहीं यूपी में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं ईज ऑफ डूइंग केस है, जहां गाने पर भी केस दर्ज हो जाता है, नोटिस आ जाता है। कानपुर देहात की पुलिस की हरकत शर्मनाक है। कानपुर देहात में एक मां बेटी को जिंदा जलाकर मार दिया गया, उनकी मौत हो गई।
सरकारी अफसर वहां मौजूद थे। जलती झोपड़ी पर बुलडोजर चला। मां बेटी को बचाने के बजाय पुलिस और प्रशासन वहां से भाग गया। उस घटना के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर क्या कोई एक्शन हुआ? घटना के दिन मंच पर डांस कर रही कानपुर देहात की डीएम के खिलाफ क्या पुलिस को कोई शिकायत मिली? कानपुर देहात की इस घटना की हर किसी ने निंदा की। नेहा राठौर ने अगर इस रोंगटे खड़े करने वाली घटना पर गाना बनाया, सवाल पूछे, तो क्या गलत किया? मैं नेहा राठौर की हिम्मत की दाद देता हूं कि वो डरी नहीं और मुझे लगता है कि इस तरह के नोटिस देने वाले पुलिस अफसरों को सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकतों से सरकार की बदनामी होती है। बागेश्वर धाम बालाजी के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार अपने भाई की हरकतों की वजह से। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। शालिग्राम गर्ग पर आरोप है कि उन्होंने दलित समाज की शादी समारोह के दौरान हंगामा किया, हाथापाई की, बंदूक लहराई। यह घटना बागेश्वर धाम यानी गढ़ा गांव की है। दरअसल इस शादी समारोह में आए मेहमान एक बुंदेलखंडी गाने पर लोक नृत्य कर रहे थे। तभी धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग वहां पहुंचे और उसने कहा कि गढ़ा गांव में सिर्फ बागेश्वर धाम के गाने ही बजेंगे। इसी बात पर विवाद हुआ। अब धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी करके कहा कि जिसने गलती की है वो सजा भुगतेगा। वो किसी की गलत हरकत को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हर बात को बागेश्वर धाम से जोड़ना भी ठीक नहीं है। शालिग्राम जी का एक विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो, हम गलत के साथ नहीं है। कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। हम कतई गलत के साथ नहीं है और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं। इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा। हम सत्य के साथ हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अच्छा किया कि अपने आप को अपने भाई की हरकतों से अलग कर लिया। इस तरह के मामलों में करता कोई है और भरता कोई है। अच्छा तो यह होगा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और फाइनली अदालत फैसला करे कि कौन दोषी है। इसको लेकर बागेश्वर धाम को बदनाम करना या फिर धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाना ये ठीक नहीं होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।